हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। अब पेक्यूलर का क्या मतलब होता है? पेक्यूलर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, खास, मखसूस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होता है, आपने देखा है कार्बन जो है उसमें एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, राइट। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब कार्बन की जो नेचर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर होती है। अब वो नेचर है क्या? वो नेचर है कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन को मैं डिफाइन कर देता हूं कि इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बिटवीन द एटम्स of the same elements to form straight branched chains or रिंग शेप कंपाउंड्स। के एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है, अब वो स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, मींस लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। इसी तरह ब्रांच्ड चेन्स भी बना सकते हैं या वो रिंग्ड शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेट चेन में, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस तरह की स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। ब्रांच्ड चेन में क्या हो जाएगा? लाइक इस तरह से कोई ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसी तरह जो रिंग शेप है, रिंग शेप भी बना सकते हैं ये एटम्स। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के एलिमेंट कार्बन ही है और इसके डिफरेंट एटम्स के दरमियान ये सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से शो करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन के एटम्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो कैटिनेशन, राइट। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका कि सर क्या कैटिनेशन सिर्फ कार्बन एटम शो करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं सिलिकॉन, सल्फर और बोरॉन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सिलिकॉन, सल्फर और बोरॉन, ये भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर फिर कार्बन को हम क्यों डिस्कस करते हैं ज़्यादा? अब पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो इसेंशियल एलिमेंट है, जो नेसेसरी एलिमेंट है, वो कार्बन है, राइट। दूसरी बात ये कि जो कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, कार्बन के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो थर्मली और केमिकली स्टेबल होती है। अब इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल में मैं बता देता हूं कि कैसे ये थर्मली और केमिकली स्टेबल होते हैं। ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, राइट, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वो होती है 348 किलो जाउल पर मोल।
मीन्स के कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है वो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। जबकि अगर आप देखें सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड, इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 222 किलो जूल पर मोल, राइट। सो यहां से अब आप अंदाजा लगा लें कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो होता है स्टेबल, राइट, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 348 किलो जूल पर मोल होती है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन के लिए 222 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के। या इसी तरह जो सल्फर सल्फर का जो बॉन्ड होता है उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 226 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है, राइट। यही वजह है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? सिर्फ इस कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, राइट। जैसे देखें, अगर सपोज ये एक कंपाउंड है ना, ठीक है, अगर मैं एक और कार्बन ऐड कर दूंगा तो ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक और कार्बन ऐड कर दूंगा ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे आपका एक नए से नया कंपाउंड बनता जाएगा। सो इस तरह से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिए गए, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जस्ट किस वजह से? कार्बन की इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, कि ये कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में उसके एटम्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग करके लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, ब्रांच्ड चेन्स बनाते हैं या रिंग टाइप की शेप्स बना सकते हैं और बहुत सी कम्प्लेक्स शेप्स बनती हैं, ठीक है। सो इसका भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, उसकी मैंने बॉन्ड एनर्जी की आपको एग्जांपल दी। इसी तरह अगर मैं आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का बताऊं तो वो 602 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 835 किलो जूल पर मोल। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की, ठीक है। सो इस वजह से कार्बन कार्बन के जो सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। इसी तरह कार्बन कार्बन आपस में तो बनाता ही है सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन जो है ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह कार्बन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड शो करता है, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज कैटिनेशन, राइट। नेक्स्ट फीचर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कोवलेंट नेचर होती है या नॉन आयनिक नेचर होती है। कोवलेंट बॉन्ड होता है उनके दरमियान, आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। इसका मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कार्बन का आप देखें कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से आप इस कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट बोलते हैं कि इसके टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब देखें जो ग्रुप 5 के आपके एलिमेंट्स होते हैं वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। इसी तरह जो 6 और 7 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ठीक है, और वो एनाइन बना देते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और कैटाइन बना देते हैं, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं, राइट। बट अब कार्बन के वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये क्या करता है? ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। सो ये दरमियान वाला रास्ता अपनाता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। सो इस वजह से कार्बन जो है ये दूसरे एटम्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। आयनिक बॉन्ड का आपको अंदाजा होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो, ठीक है।
मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, राइट। या आप इसको कैसे देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है दो एलिमेंट्स के दरमियान, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए 1.7 से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 1.7। अगर तो दो एलिमेंट्स का एक कोई भी किसी भी कंपाउंड में आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर आप देख लें, सो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 1.7 से अगर ग्रेटर होगा देन हम कहेंगे कि वो बॉन्ड कौन सा है, वो आयनिक बॉन्ड है, राइट। फिर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिन एलिमेंट्स के दरमियान कम होगा, ठीक है, 1.7 से कम होगा, सो वो जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। इसी तरह जैसे नॉर्मली आप देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। सो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कितना होता है 0.4 विच इज लेस देन 1.7, ठीक है। सो ये जो बॉन्ड होता है ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन एटम्स के साथ भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दैट इज वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेचर होती है वो कोवेलेंट नेचर होती है, आयनिक नेचर नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो तीसरा फीचर्स है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं होमोलोगस सीरीज के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स having same functional group, ठीक है, कि एक ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की जिनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। अब फंक्शनल ग्रुप का आप कॉन्सेप्ट क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे क्लास 10 में, उनका आपको आइडिया होगा। जैसे अगर हम बात करें सिंपल अल्केन की, ठीक है, अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जी कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। पहली चीज मैंने आपको बोली कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इट मींस के तीसरा एलिमेंट कोई नहीं होगा एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है। और उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप अल्केन्स बोलते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अल्केन्स की अगर मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूं देन देखें, पहला जो अल्केन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड होता है अल्केन में, पहला सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है मीथेन, राइट। इसी तरह जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है इथेन, इसी तरह फिर प्रोपेन, इसी तरह ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन, राइट। सो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं, ठीक है। अब आप इनमें देखें क्या डिफरेंस आ रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले कंपाउंड में, इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैं अगर इनका कंडेंस्ड फार्मूला लिखूं देन इसका क्या बन जाएगा CH4, इसका क्या बन जाएगा CH3, इसी तरह CH3, CH2, CH3, इसी तरह CH3, CH2 एंड CH3। अब आपके लिए ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। अब आप देखें अगर ऊपर और नीचे वाले कंपाउंड से आप कंपेयर करें किसी भी कंपाउंड को, देन उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे
CH2 अगर मैं CH4 में ऐड कर दूं देन मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। इसी तरह C2H6 में अगर मैं CH2 ऐड कर दूं देन मेरे पास C3H8 बन जाएगा, राइट। सो इस तरह की जो सीरीज होती है जिनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब एक ही सीरीज से बिलोंग करने वाले, एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, राइट, क्योंकि उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। जैसे अब ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको एग्जांपल की समझ नहीं आई देन मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। लाइक अगर हम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स की बात करें, ठीक है। अब सिंपलेस्ट जो अल्कोहल होती है आपके पास वो क्या होती है, CH3OH। इसी तरह सेकंड इसका जो कंपाउंड होगा वो C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसी तरह प्रोपाइल अल्कोहल, इसी तरह ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इनमें भी आप अगर आप गौर करें, इनमें भी जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, राइट। अगर आप ऊपर और नीचे वाले कंपाउंड से कंपेयर करें इन कंपाउंड्स को देन इनमें भी आप देख रहे हैं CH2 यूनिट का डिफरेंस है, राइट। सो इस तरह से ये जो होमोलोगस सीरीज होगी ये किस चीज की है, अल्कोहल्स की। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो हाइड्रोक्सल, ठीक है। OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है विच इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिसको आप जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ OH नजर आ रहा है आपको, राइट। तो ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं CH3, C2H5, C3H7 और C4H9, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं और अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है। सो सेम फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो इस तरह अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में आने वाले तमाम कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। सो इसी तरह से तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी फैमिलीज हैं, जितनी भी उनकी होमोलोगस सीरीज हैं, उनकी जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है। अब हमने होमोलोगस सीरीज क्यों डिवाइड किया हुआ है होमोलोगस सीरीज में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन मिलियंस हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, इस तरह से होमोलोगस सीरीज में क्लासिफाई करने से। तो उम्मीद है अब आपको ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो फोर्थ फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं स्टार्च की, अब स्टार्च जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होता है। कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, मैं लार्ज मॉलिक्यूल बोलूंगा, लार्ज कंपाउंड बोलूंगा, राइट। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5 into N। अब N कैन बी थाउजेंड्स, ये जो N होता है ये थाउजेंड्स में हो सकता है, राइट। सपोज अगर N 100 है देन इट मीन्स के 100 को टाइम्स करेंगे आप इन नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो 600 कार्बन एटम्स हो जाएंगे उस कंपाउंड में और 1000 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 500 ऑक्सीजन हो जाएंगे, राइट। अब देखें ये जो यूनिट होता है ना, ये जो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं मोनोमर, ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट होता है, एक यूनिट। अब इसी तरह ये बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं जब आपस में, देन ये एक बहुत ही लार्ज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं जिसको आप बोलते हैं पॉलीमर, राइट। सो यहां पर ये जो स्टार्च है ये मैंने इसका आपको एक मोनोमर दिखाया है। जब ये बहुत ज्यादा मोनोमर्स आपस में अटैच होंगे तो ये बहुत ही बड़ा एक कंपाउंड बना देते हैं, राइट। अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही देन मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है C2H4 विच इज इथीन, ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो कुछ इस तरह से होगा, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। आपने एक पॉलीमर का वर्ड नाम सुना होगा पॉलीइथीन, ठीक है, वो क्या होता है। अब देखें जब ये है एक मोनोमर उस पॉलीथीन पॉलीमर का, ठीक है।
होता क्या है, ये इसके दरमियान से ये वाला डबल बॉन्ड जो होता है ये होता है ब्रेक, और यहां पर नए इथीन के जो मोनोमर्स हैं वो यहां पर आकर अटैच हो जाते हैं, राइट। सो इसी तरह से बहुत ज्यादा मोनोमर्स जब अटैच हो जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बन जाता है। इसके जो पॉलीमर होता है उसको आप पॉलीथीन बोलते हैं, राइट। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं प्रोटीन की, अब प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसकी जो मैस रेंज होती है वो थाउजेंड्स से लेकर मिलियंस ऑफ ग्राम्स में हो सकती है, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस फीचर की भी आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। फिफ्थ फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है आइसोमेरिज्म, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक फिनोमेना शो करते हैं विच इज आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं उनको आप आइसोमर्स बोलते हैं, राइट। अब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी आगे 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है, और ओवरऑल आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, जिसको आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उसकी फर्दर 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म आ जाती है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म आ जाती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ जाती है, मेटामेरिज्म आ जाती है और टाटोमेरिज्म आ जाती है, ठीक है। बट यहां पर इस टॉपिक में जस्ट हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जनरली, ठीक है। कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है अपनी केमिस्ट्री में 10th क्लास में, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ब्यूटेन है आपके पास, ठीक है। अब ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? C4H10, राइट। सो इसका जो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? ये तो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर है जिसको आप सिंपल N-ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं वो यहां पर आप हाइड्रोजन्स अटैच कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। सो ये आपने हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए, राइट। जैसे इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहां पर है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं इसने। इसी तरह कार्बन का 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ हैं और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, राइट। सो इसी तरह आपने 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर देने हैं। सो ये तो हो गया N-ब्यूटेन का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह जो ब्यूटेन का फार्मूला हो सकता है वो और क्या हो सकता है? वो इस तरह से हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। ये आप फर्दर हम नॉमेनक्लेचर बड़ा डिटेल से आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आइसोब्यूटेन मींस के ब्यूटेन का ये आइसोमर है, राइट। अब एक और चीज यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि आइसो का वर्ड, हम एक तो ये बात ठीक है कि ये ब्यूटेन का आइसोमर है। आइसो का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक कार्बन अगर किसी भी चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच होगा, स्पेशली हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? आइसो का वर्ड यूज करते हैं, आइसो। जैसे ये जो 4th कार्बन है ये इस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच है। ये 3 कार्बन है ना, जो इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन बनेगा वो ये वाला कार्बन बनेगा, सेंटर वाला, ठीक है। सो जो 4th कार्बन है वो इसके सेंटर वाले कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोब्यूटेन बोल रहे हैं, राइट। सो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी शो करते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं उन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो क्या होता है? स्लो रेट होता है। मींस के उन रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। और ओवरऑल जो
आपके केमिकल रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो क्या होती है, लो होती है। यील्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट। अब किस चीज की अमाउंट, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं आपका कंसर्न होता है प्रोडक्ट्स से, कि प्रोडक्ट्स मैंने ऑब्टेन करने हैं, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। सो जो यील्ड होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो, वो क्या होती है, लो होती है फिर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन ही आपका स्लो होगा सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा आहिस्ता बन रहे होंगे, बहुत ज्यादा कम बन रहे होंगे, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है, ये होता इसी वजह से है क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, राइट। तो मैंने अभी आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड की और कार्बन कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया कि वो बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमूमन इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो जब ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं सो ये सॉल्युबल होते हैं इन ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम। सो इन जैसे सॉल्वेंट्स में ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ये वाटर में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में आपने थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लें अल्केन्स की, ठीक है। अब अल्केन में क्या होता है, अल्केन में ये होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखें पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0.5 होगा, वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इसी तरह जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉलर देन या इक्वल हो 0.5 के, ठीक है। सो उस वक्त जो आपका मॉलिक्यूल होगा या बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ठीक है। सो अगर हम अल्केन्स की बात करें, जैसे आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो तो 0 होता है, जो ये जो है हाईली नॉन पोलर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। सो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0.4 होता है, विच इज स्मॉलर देन 0.5, राइट। सो ये बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। सो यही वजह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। लाइक आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला, ठीक है, कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, राइट। सो अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का बड़ा अच्छे से आइडिया हो गया होगा, राइट। सो हमारा ये जो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।